चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग। मुझे पता है कि आप सभी ने ये चैप्टर पढ़ लिया होगा, पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हो आप लोग ना, तो थोड़ा सा जल्दी चलेगा ये। मैटर किसे कहते हैं? सबसे पहली बात, सबसे पहली चीज़ तो मैटर होता क्या है, किसे कहें मैटर? मैटर हर वो चीज़ जो मास ऑक्युपाई करती है, मास ऑक्युपाई करती है। And which has mass. हाँ, Which has mass and occupies space. ऑक्युपाई स्पेस, Yes. ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास। बस यही दो चीज़ चाहिए मैटर के लिए, बस ऑक्युपाई स्पेस करे और मास हो। मतलब अगर ये दो चीज़ है तो वो मैटर है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल की बात करें तो क्लाउड मास है या क्लाउड मैटर है या नहीं है? Yes, sir. है. क्लाउड मैटर है। एयर, Sir, air भी है. एयर भी है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि मास है इसके Sir, अंदर? sir, क्योंकि air is occupying space. ऑक्युपाई स्पेस बट हैव मास और नॉट? Sir, it has mass. हाउ Sir, कैन उसकी जो लाइट है, यू, इसमें वो नहीं आ रहा. लाइट जो है वो मैटर नहीं है, यही कह रहे हो ना, लाइट मैटर नहीं है। No, sir, मैं कह रहा हूँ एयर का बस मास थोड़ा सा लाइट है. एयर का मास थोड़ा सा लाइट है, ये कह रहे हो आप? Yes, sir. अच्छा, ठीक है, मतलब ये भी है, मैटर तो है, चाहे मास लाइट हो चाहे ज़्यादा हो, मैटर तो है Yes, sir. ना? और Sir, even smell is also matter. हाँ, Because sir, it occupies space. ऑक्युपाई स्पेस। और मास कहाँ है स्मेल के पास? स्मेल के पास सर स्मेल के पास भी तो मास है ही सर. अगर एयर होगा मैटर तो सर मतलब स्मेल भी होगा, क्योंकि सर वो डिफ्यूजन के थ्रू हमारे नाक तक आता है ऑक्यूपाई स्पेस करते करते. ये तो आपने कह दिया ऑक्युपाई स्पेस, ओके। मास कहाँ है? मास आप कैसे माप पाओगे इसे? ग्राम में, केजी में, सर मिलीग्राम ग्राम में? कैसे फाइंड सर माप? मिलीग्राम में शायद से. मिलीग्राम में इसको हम मेज़र कर सकते हैं स्मेल को ना। यस सर. अब मैं एक गार्डन में घुसा, ठीक है, एक गार्डन में मैंने एंट्री करी। एंट्री करने के बाद मुझे बहुत सारी रोज़ी स्मेल आ रही थी। तो मुझे अर्नब ने पूछा कि सर रोज़ी स्मेल आ रही है, तो आप मुझे कैलकुलेट करके बताओ कि किस कॉर्नर में कितनी मास है जो आपको ज़्यादा स्मेल आ रही है। तो मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा? कैसे कैलकुलेट करूँगा? इसका मतलब ये है कि स्मेल जो है ना वो मैटर नहीं है, क्योंकि स्पेस तो घेरता है लेकिन मास नहीं है इसके पास। मास किसका है? मास है उस परफ्यूम का जो बॉटल के अंदर है, यानी उस सब्सटेंस का मास है, उस सब्सटेंस का मास है। और सब्सटेंस है क्या? बेसिकली स्मेल जो आ रही है वो सब्सटेंस है क्या? आर्टिफिशियल होगा तो एसीटोन होगा, और अगर नेचुरल होगा तो फ्लावर के अंदर कोई केमिकल होगा, जो नेचुरल केमिकल होगा उसकी स्मेल होगी। और केमिकल है तो उसका मास भी होगा और स्पेस भी घेरेगी। तो स्मेल क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा मतलब फीलिंग्स है, जिसको हम देख नहीं पाएंगे, बस फील कर सकते हैं। लेकिन तो यहाँ सर पर हाँ, बोलो तो बोलो। सर ऐसे तो सर फिर मेरे हिसाब से सर फिर लाइट भी मैटर नहीं है, हीट भी मैटर नहीं है, फिर फायर भी मैटर नहीं है. लाइट, फायर, हीट, हीट भी नहीं है। एनर्जी भी मैटर नहीं है, फिर इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मैटर नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड, चार्ज, ये सब मैटर नहीं है. हाँ, अब देखो, देखो मैं आपको बताता हूँ। लाइट,
हो गया, फायर हो गया, हीट हो गया, एनर्जी हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, दीज ऑल आर फिनोमिना, दीज ऑल थिंग्स आर फिनोमिना। फिनोमिना, ये सारे फिनोमिना है, ये कोई एक बॉडी नहीं है, ये एक ये बॉडी नहीं है, फिनोमिना है। जैसे मैग्नेटिक फील्ड एक फिनोमिना है, ये क्यों है? क्योंकि मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेट है, और मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड है ना, और मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको हम माप सकते हैं, माप सकते हैं मतलब इसको 2 ऑस्टेड में मापा जा सकता है, ऑस्टेड में मापा जा सकता है। अब जब इसको मापा जा सकता है यानी इसको हम मेज़र कर सकते हैं, और स्पेस घेरती है, स्पेस घेरती है मैग्नेट के पास, अगर आप कोई चीज़ लेके आओगे तो वो अट्रैक्ट होगी और रिपेल होगी, तो उसका कुछ स्पेस होगा, कुछ स्पेस होगा। लेकिन ये जो स्पेस है ना, ये स्पेस जो है वो इमेजिनरी है, इमेजिनरी है, ये स्पेस इमेजिनरी है। डू गेट माई थिंग, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। हाँ, ये स्पेस इमेजिनरी है, आप उसको देख नहीं सकते कि हाँ यहाँ पे ये मैग्नेट है तो इतनी दूर तक इसका क्षेत्र होगा या इसका एरिया होगा, इसका एरिया होगा, इस तरीके से आप उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका ये ऑस्ट्रेट्स नाप तो सकते हैं कि हाँ इसने कितनी जगह घेरी है, कहाँ तक इसकी फीलिंग्स आ रही हैं, बट ये इमेजिनरी है, दिस इज़ नॉट समथिंग। तो जो जो भी हो गया, जैसे लव हो गया, एंगर हो गया, ये सब जो है वो मैटर नहीं है, क्योंकि आप एक फिलॉसफी के हिसाब से कह सकते हो कि लव में स्पेस है, पूरी कंट्री एक साथ होके चल रही है, सब एक साथ फैसला ले रहे हैं तो सबको अच्छा लग रहा है, सब उसको सपोर्ट कर रहे हैं। गुस्सा, एजिटेशन के समय पे सब गुस्सा करते हैं कि भाई ये गलत काम हो गया, तो स्पेस घेरता है गुस्सा, लेकिन मास नहीं है उसका कोई, ठीक है। और ये सब चीज़ ना नॉन लिविंग लिविंग का है, ये लिविंग के अंदर होता है, नॉन लिविंग के अंदर। जैसे लाइट के अंदर क्या है, लव है, क्या हैंगर है, उसको तो कोई मतलब नहीं है लव हैंगर से। हीट के अंदर, फायर के अंदर भी कुछ नहीं है, ठीक है। तो फाइनली मैटर क्या है? मैटर ये है जिसके जो ऑक्युपाई करे मास, मैटर इज द थिंग विच ऑक्युपाई मास। फाइनली मैटर क्या हो गया? जो मास ऑक्युपाई करे, मास, हैव मास एंड ऑक्युपाई स्पेस। अगर कोई एक भी चीज़ इसमें से अगर रह रही है, नीचे नहीं है, तो वो मैटर नहीं है, किसी भी हालत में मैटर नहीं है, उसे हम मैटर नहीं कह सकते, ठीक है, उसे हम मैटर नहीं कह सकते। अब इसके बाद करते हैं मैटर में बेसिकली होता क्या है, मैटर में बेसिकली होता क्या है। फर्स्ट चीज़, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल। कोई भी मैटर है वो पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। सर आप कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर कर रहे हो? नहीं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर बता रहा हूँ मैं, पार्टिकल नहीं बता रहा अभी तो मैटर के बारे में बता रहा हूँ कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। जो कोई भी मैटर है वो पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, पार्टिकल्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी बता रहा हूँ, ये पार्टिकल की प्रॉपर्टी बता रहा हूँ। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सर एक और पॉइंट है सर, particles of matter are spaces between them called interparticle or intermolecular spaces. हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। फिर तीसरा पॉइंट बता रहा हूँ मैं, तीसरा पॉइंट जो आपने कहा, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। तो ये प्रॉपर्टी तो मैंने आपको बताई, किसकी बताई? ये बताई आपको मैटर की, कि मैटर जो है वो पार्टिकल से कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस, ये हाँ, नहीं लिखेंगे? हाँ, ये भी लिख, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी है, विच आर कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। इसको हम इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस कहते हैं।
स्पेसेस कहते हैं। ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी है? और एक और पार्टिकल्स आएगी सर, particles of matter are continuously moving. कंटिन्यूसली मूविंग, फोर्थ That's why पॉइंट। they possess kinetic energy. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। That's why they possess kinetic energy. particles of matter are continuously moving that is why it possesses kinetic energy। इस कारण से काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास, इस कारण से काइनेटिक एनर्जी होती है इनके पास। तो ये 4 पॉइंट लिख दिए मैंने, और लास्ट है और फाइनल पॉइंट है, लास्ट है और फाइनल पॉइंट है। फिर मैं बता सकता हूँ हाँ बताइए बताइए। सर, particles of matter attract each other. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, ओके। Sir, because they have intermolecular force of attraction acting between them. वेरी गुड। particles of matter attract each other हाँ, अब जो अट्रैक्ट ईच अदर कर रहे हैं इसके लिए जो फोर्स है वो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं। इसके लिए जो फोर्स है वो वंडर वाल फोर्सेस होती हैं। वो किसी भी पार्टिकल के बीच में हो सकती हैं, किसी भी पार्टिकल के बीच में हो सकती हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, एयर पार्टिकल हो, किसी भी पार्टिकल के बीच में हो सकती हैं। ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं। Yes, sir. हाँ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर विथ वंडर वाल फोर्सेस। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये बहुत वीक फोर्सेस होती हैं, बट ये वीक भी इतनी होती हैं कि पार्टिकल्स को अलग नहीं होने देंगी। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हमें याद करने हैं इसके पार्टिकल्स के। ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट, ये पार्टिकल्स के बारे में है। और सिर्फ एक पॉइंट मैंने बताया है, ये वाला जो है ये मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मैटर इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ये वाला। अब इस पे ना थोड़ा सा डिस्कशन ये है कि आप कैसे कहोगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। कैसे कहोगे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर बहुत Sir, छोटे होते हैं? So can I tell? Sir, हम लोग ऐसे nature of matter से आंसर कर सकते हैं कि हाँ nature of matter is particulate. That means it can be broken down into small particles. हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन एनसीईआरटी में ना एक वो बना रखी है, एक्टिविटी कर रखी है, एक एक्टिविटी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल के ऊपर। एक एक्टिविटी है, उन्होंने क्या किया कि सर एक्चुअली मैं सर वो एक्स्ट्रा मैं करता हूँ ना, तो सर उसके अंदर हमें उन्होंने कॉम्पिटिटिव पार्ट का वो दिया था। हाँ, वो भी सेम है, वो भी सही है। तो सबसे पहले पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल हम कैसे समझ सकते हैं कि ये इतने छोटे हैं कि इसे हम देख नहीं पाएंगे। कैसे नहीं देख पाएंगे? मान लीजिए मैंने आपको पानी के अंदर कॉपर सल्फेट घोल के दिया, ठीक है, कॉपर सल्फेट घोल के दिया। फिर मैंने कहा कि इस कॉपर सल्फेट में से आप जो है ना 90% गिरा दीजिए, सिर्फ 10% रखिए। 10% में फिर 90% पानी मिला लीजिए, ठीक है। फिर आप उस 90% जो पानी मिलाया तो फिर वो 100 हो गया। तो 100 होने के बाद फिर 90% आप दूसरे किसी वाइट क्लॉथ पे गिरा दीजिए, और फिर सिर्फ 10 ml रखिए, फिर उसमें 90 ml पानी मिला दीजिए। ऐसे करके आप डाइल्यूशन बनाते गए और एक वाइट क्लॉथ पे डालते गए, 4 5 6 10 डाइल्यूशन बनाने के बाद भी जब आप वाइट क्लॉथ पे डालेंगे तो उस पर भी ब्लू कलर आएगा। वो लाइट ब्लू आएगा भले ही, लेकिन ब्लू कलर आएगा। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर इतने छोटे हैं कि वो हमें दिख नहीं रहे, लेकिन अपनी प्रेजेंस को दिखा रहे हैं वो लास्ट कॉटन क्लॉथ के ऊपर, जिसके ऊपर हमने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला और डाइल्यूटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डाला। इसलिए हम कह रहे हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल, वी कांट बी सी बाय नेक्ड आई, बट इट शो देयर प्रेजेंस व्हेन द प्रॉपर्टी कम्स। जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर की प्रॉपर्टी होगी वही सेम प्रॉपर्टी मैटर की भी होगी।
वही सेम प्रॉपर्टी मैटर की भी होगी। अगर पार्टिकल्स ऑफ मैटर कोई कलर इन्फर कर रहा है तो मैटर भी कोई ना कोई कलर इन्फर कर रहा होगा। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अगर पानी के साथ कोई रिएक्शन कर पा रहा है तो वही सेम रिएक्शन मैटर के साथ हो रही होगी, वही सेम रिएक्शन मैटर के साथ हो रही होगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट ये है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सेकंड है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, इसके लिए आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर सर आपने जो 5 पॉइंट लिखे आए हैं इसके अंदर से 2 पॉइंट्स और आ सकते हैं। क्या आ सकते हैं सर? पार्टिकल्स विद हाई काइनेटिक एनर्जी हैव हाई वेलोसिटी। हाँ हाँ, ये भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। और सर काइनेटिक एनर्जी इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर सर, क्योंकि उससे हमारी हीटिंग का और रिलेशन का आता है ना। हाँ, ये जो मैं बता रहा हूँ ना अभी आपको, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल बता रहा हूँ, और फिर जैसे जैसे आगे मैं बढ़ता जाऊँगा तो फिर मैं उसके ऊपर प्रेशर और टेम्परेचर के चेंज के बारे में बताऊँगा कि इनके ऊपर कैसे चेंज आता है, कैसे सर चेंज आता है। सर हम लोग काइनेटिक एनर्जी की सर फॉर्मूला को यूज़ करेंगे आगे, 1/2 mv²। हाँ, 1/2 mv²। यहाँ पर नहीं, जब वो चैप्टर हो रहा होगा ना, वर्क एनर्जी एंड पावर, वहाँ पर है वो उसका यूज़, काइनेटिक एनर्जी वाले फॉर्मूले का। वर्क एनर्जी एंड पावर, वन एनर्जी में हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी आपके सिलेबस में है, और बाकी एनर्जी का फॉर्मूला नहीं है, बस इन दो का ही फॉर्मूला है आपके सिलेबस में। तो सर मैं आपको मेरे को यहाँ पे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का भी दे रखा है, मेरे को उसमें प्रॉब्लम आई थी। तो अभी हो जाएगी दिक्कत, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा सब, है ना। यस सर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि मैंने ये लिया आपके लिए एक बीकर, इस बीकर में मैंने इस पानी के लेवल को माप दिया यहाँ तक, ठीक है, वाटर लेवल मैंने यहाँ तक माप दिया। इसके अंदर यहाँ पर पानी भरा हुआ है। पानी भरने के बाद जब मैंने इसमें 1 चम्मच शुगर डाली, 1 चम्मच यहाँ पर भर के शुगर डाली इसके अंदर, और ग्लास रॉड से इसको अच्छे से घोल दिया, बढ़िया से घोल दिया, तो क्या इसमें यहाँ से लेवल जो है ये बढ़ेगा या घटेगा या इतना ही रहेगा, ये बताओ मुझे। लेवल बढ़ेगा, घटेगा या इतना ही रहेगा, इतना ये बताना है। 1 चम्मच शुगर डाली इसके अंदर और इसको अच्छे से घोल दिया। घोलने के बाद इस पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या इतना ही रहेगा? यस प्लीज़। सर आप अपना क्वेश्चन रिपीट करोगे, मेरे लिए आपकी आवाज़ कट गई थी। मैंने कहा कि ये एक बीकर है, ओके। इस बीकर में मैंने पानी लिया हुआ है और पानी का लेवल मार्क कर लिया, यहाँ पे मार्कर से मार्क कर लिया। मार्क करने के बाद इसमें 1 चम्मच शुगर डाली, ये हमने शुगर इसके अंदर डाली। शुगर डालने के बाद ग्लास रॉड से हमने इसको अच्छे से स्टर कर दिया। ग्लास रॉड से स्टर करने के बाद क्या इस लेवल में कोई बढ़ोतरी होगी, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या उतना ही रहेगा? सर इंक्रीज होगा, क्योंकि नहीं सर, एक मिनट सर, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या उतना ही रहेगा? सर मेरे को इतना तो पता है कि सर शुगर सर स्पेसेस, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस को के अंदर चला जाएगा टू बी मिक्स्ड, बट ये नहीं समझ आ रहा कि इंक्रीज होगा कि डिक्रीज। हाँ, तो ये यहाँ पर ये होगा। अर्नव, आर यू लिसनिंग? यस सर। आप बताओ क्या होगा, क्या होना चाहिए लॉजिकली और समथिंग? सर वाटर लेवल तो सेम ही रहेगा। वाटर लेवल सेम ही रहेगा, क्यों रहेगा सेम? हम उसमें एक्स्ट्रा चीज, जो शुगर पार्टिकल्स हैं वो स्पेस, जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। हाँ, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस है वहाँ शुगर पार्टिकल चले जाएंगे। जैसे ये वाटर पार्टिकल है, इनके बीच में जो स्पेस है वहाँ पे शुगर पार्टिकल वहाँ पहुँच जाएगा। और जब तक ये शुगर पार्टिकल यहाँ पर पहुँचते रहेंगे, स्पेस होगी, तब तक ये पानी का लेवल इतना ही रहेगा। लेकिन एक समय आएगा जब ये सैचुरेट होने लग जाएगा। सैचुरेट का मतलब है अब इसमें स्पेस नहीं बची है, अब शुगर इसके ऊपर आके इकट्ठा होगा या फिर नीचे आके इकट्ठा होगा,
क्योंकि स्पेस तो जो गिरनी थी वो गिर गई पूरी। तो शुगर पार्टिकल सैचुरेट होने के बाद या तो वाटर के पार्टिकल्स के ऊपर होगा या फिर नीचे होगा। इस कारण से क्या होगा, इसका वाटर लेवल फिर बढ़ेगा। पहले तो नहीं बढ़ेगा एक चम्मच से, बट बाद में क्या होगा, जब आप डालते ही जाएंगे डालते ही जाएंगे डालते ही जाएंगे, तब ये बढ़ना चालू हो जाएगा, तब ये बढ़ना चालू हो जाएगा। तो इससे कंफर्म हो जाता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के पास जो होती है वो स्पेस होती है। उस स्पेस में, जैसे अब पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम से फ़ायदा क्या है, एक्वेरियम में हमने पानी डाल रखा है, उस पानी के अंदर ऑक्सीजन घुली हुई होती है और वो एक्वेरियम में फिशेस उसको यूज़ करती रहती हैं वाया गिल्स, और वो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती रहती हैं। तो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज होती रहती है। फिर हमने एक मोटर बना लगा रखी है उसके अंदर, ताकि वाटर सर्कुलेट होता रहे, और ऊपर से जो ऑक्सीजन एक्वेरियम के ऊपर वाले साइड जो ओपन है वहाँ से ऑक्सीजन पानी के अंदर बार बार घुलती रहे, सर्कुलेशन होता रहे, पानी घुल के अंदर ऑक्सीजन घुलती रहे, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती रहे। ये तभी पॉसिबल है क्योंकि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, इसीलिए पॉसिबल है। अगर स्पेस नहीं होता तो फिर एक्वेटिक कंडीशन नहीं हो पाती, एक्वेटिक कंडीशन नहीं मेंटेन हो पाती। ओके हमारे जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं स्पेस है। इतनी तो स्पेस है ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो जाए, तभी हम मूव कर पाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम, तो ये मैंने आपको बताया कि वो पहले तो इतने छोटे हैं, और उन छोटे होने के बावजूद भी उन छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में स्पेस भी बहुत ज़्यादा है, ताकि वो चीज़ों को ले सकते हैं, चीज़ों को अंदर अपने डाल सकते हैं। लेकिन एक समय आता है जब वो सैचुरेट हो जाएंगे, जब उसके अंदर चीज़ें जितनी आनी चाहिए थी उनके गैप में वो भर जाएंगी, तब वो फिर बाहर निकलने लग जाएंगे, उनका लेवल अप होने लग जाएगा, उनका लेवल अप होने लग जाएगा। तो ये दो चीज़ बता दी मैंने। अब तीसरी चीज़ है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ वाई इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। पार्टिकल्स ऑफ मैटर जो हैं वो कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, और इस कारण से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, इस कारण से इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। अब कैसे कह सकते हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, कैसे कह सकते हैं? मैं एक कॉर्नर में परफ्यूम की बोतल ओपन करता हूँ, ओपन करने के साथ ही क्या होगा कि उस परफ्यूम का जो वेपर्स होंगे या जो उसके अंदर जो कंटेंट होगा, केमिकल कंटेंट, वोलेटाइल कंटेंट होता है। वोलेटाइल का मतलब होता है जो थोड़े से टेम्परेचर पे होने के बावजूद भी लिक्विड से एयर में, लिक्विड से एयर फॉर्म में कन्वर्ट होने लग जाता है। जैसे पेट्रोल है, लिक्विड में है, जैसे ही आप टंकी में डाल रहे हैं तो ऊपर काफ़ी सारा पेट्रोल जो है वो वेपर की फॉर्म में बाहर निकलने लग जाएगा। तो वो वोलेटाइल कंटेंट होने के कारण से वो एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे जाके स्मेल भी करने लग जाएगा कि वो सेंट यूज़ किया है उसने, ऐसा कुछ। ठीक है, क्योंकि वोलेटाइल कंटेंट है, इसी कारण से उसकी काइनेटिक एनर्जी हम समझ पा रहे हैं और महसूस कर पा रहे हैं कि हाँ उसमें काइनेटिक एनर्जी है। बट सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैसेस में भी होता है। गैसेस में सबसे ज़्यादा होता है, लिक्विड में थोड़ा कम होता है, और सॉलिड में न के बराबर होता है, लेकिन होता सब में है, लेकिन होता सब में है। ओके अब जैसे ये एक सॉलिड सरफेस है, एक सॉलिड सरफेस है, इसके ऊपर मैंने यहाँ पे कील लगाना शुरू किया, तो अगर इसके अंदर स्पेस नहीं होती, इसके अंदर स्पेस नहीं होती, तो ये कील अंदर जाएगा क्यों? आप खुद सोचो क्यों जाएगा? तो कहीं ना कहीं इसमें माइन्यूट माइक्रोस्कोपिक स्पेसेस हैं, ताकि ये थोड़ा सा इधर दबेगा और यहाँ पर स्पेस बन के कील अंदर चली जाएगी। तो ये सभी के अंदर है, किसी में कम, किसी के अंदर ज़्यादा। तो फोर्थ थिंग बताई मैंने, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज़ वाई इट पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ये कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसलिए इनके पास काइनेटिक एनर्जी होती है। और काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर और प्रेशर से बढ़ या घट सकती है। काइनेटिक एनर्जी में अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया तो जाहिर सी बात है कि पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन थी वो कम हो गई, क्योंकि उनके बीच में जो बॉन्ड था वो टूट गए, और टूटने के बाद वो पार्टिकल्स फ्री हो गए, मूव करने लग गए। जब फ्री होकर मूव करने लग गए तो उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई और वो बाहर निकल के मूव करने लग गए, या फिर अपने सॉल्यूशन के अंदर ही अब विग्रेसली मूव करने लग गए। ठीक है, ठंडे पानी में खाना नहीं पकेगा,
लेकिन जब उसको हीट देंगे तो पानी के पार्टिकल्स मूव करेंगे आपकी सब्जी के अंदर या चावल के अंदर, तो उससे हीट ट्रांसफ़र होगी तो वो पकेगा, है ना। तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, ये सभी के अंदर है, और ये एक अच्छी प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। लास्ट प्रॉपर्टी है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। कोई मुझे बताएगा कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर कंटिन्यूसली मूविंग पे प्रेशर का क्या फ़र्क होगा? अगर प्रेशर लगाएंगे तो उनकी मूवमेंट पे क्या फ़र्क होगा? यस, अर्नव और सात्विक। Particles of matter are continuously moving, that is why it possesses kinetic energy. टेम्परेचर का मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर कम करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। बट प्रेशर बढ़ाने पे काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो बढ़ेगी या घटेगी? सब बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो, और घटेगी तो? घटेगी कब? जब प्रेशर कम करेंगे तो घट जाएगी। यस। हाँ, ये प्रेशर दो तरीके से आप समझ सकते हैं। जैसे प्रेशर जो है, ये मान लीजिए एक ये पाइप है, इसमें पानी कुछ स्पीड से आ रहा है, तो आपने यहाँ पर इसको रोका, प्रेशर लगाया, अपने हाथ फिंगर लगा दिया, तो क्या होगा? एरिया कम हो जाएगा, और जैसे ही एरिया कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी इसकी बढ़ जाएगी। जो पानी पहले इधर गिर रहा था वो अब आगे जाके यहाँ गिरने लग जाएगा, वो आगे जाके यहाँ गिरने लग जाएगा। और अगर आपने प्रेशर रिलीज़ कर दिया तो काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी, वो पहले गिरने लग जाएगा, जहाँ गिर रहा था पहले वहाँ गिरने लग जाएगा। ओके, तो बढ़ा घटा सकते हैं हम काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, प्रेशर के अकॉर्डिंग और टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके, लास्ट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आपस में अट्रैक्ट करते हैं। आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। आपस में उनका कुछ फोर्सेस होती हैं जिसके कारण से वो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे से। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर कैसे समझेंगे? मान लीजिए ये नल है हमारे पास, ये नल है और यहाँ से पानी नीचे की तरफ आ रहा है। मैंने यहाँ से इसे ओपन किया, ओपन करते ही पानी की ये धार आ रही है। और इस धार में यहाँ पर मैंने लगाया फिंगर, अपना यहाँ पे फिंगर लगाया, तो धार क्या होगी? ऐसे हो जाएगी थोड़ी सी। धार में क्या चेंज आएगा? धार में थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद फिर नीचे ही अपने आप फिर सीधा ही हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि ओपन हो गया तो पूरा ऐसे हो जाए, ऐसा नहीं होगा। फिर ये आके कोशिश करेगा कि आपस में फिर से पार्टिकल्स जैसे इस पोजीशन पे थे वैसे यहाँ पर हो जाए, वैसे यहाँ पर हो जाए। थोड़े बहुत पार्टिकल्स इधर उधर बिखर जाएंगे, लेकिन कोशिश इनकी यही रहेगी कि ये इस तरफ स्ट्रेट लाइन में जैसे आ रहे थे उसी स्ट्रेट लाइन में मैक्सिमम पार्टिकल आ जाए। इसका मतलब क्या है? मतलब क्या है बताइए? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स जो एक मैटर के पार्टिकल्स हैं वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, ये मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टी अच्छे से समझा दी। इसके बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और लगता है हमें कि ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। बेसिकली 3 प्रॉपर्टी हैं पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, ये एग्ज़ाम में अलग से पूछी जाती हैं कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। तो आप 3 ये लिख सकते हैं आराम से, 4 प्रॉपर्टी, और फिर उसको उसके बेस पर क्वेश्चंस अच्छे अच्छे बनते हैं एग्जाम्पल के थ्रू या कैसे तैसे करके। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। अब पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। स्टेट्स ऑफ मैटर, कितने स्टेट्स ऑफ मैटर हैं आपके पास, आपके आसपास जो आप देख रहे हो? 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, ये मार्कर ले लिए, एक सेकंड। स्टेट्स ऑफ मैटर जो आपके सिलेबस में है वो 3 है। पहला है सॉलिड, सेकंड है लिक्विड,
और थर्ड है गैसेस, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। एक छोटा सा और बहुत बहुत सिंपल सा एग्जांपल आता है कि कोई एक ऐसा मैटर बताओ जो तीनों ही स्टेट में पाया जाता है इजीली। तो हम लिखते हैं पानी, वाटर जो है वो तीनों ही स्टेट में पाया जाता है। अगर सॉलिड है तो इस केस में वो उसे हम आइस कह रहे हैं। अगर लिक्विड है तो उसे हम कह रहे हैं वाटर, और अगर गैस है तो इसे हम कह रहे हैं वेपर। ये तीनों ही स्टेट में इजीली पाया जाता है। बहुत छोटा सा एग्जांपल होता है ये। सॉलिड के कुछ और एग्जांपल्स बताइए, सिर्फ सॉलिड के कुछ और एग्जांपल बताइए सॉलिड्स के। बोन हो गए, बोन्स, टीथ, ये सब सॉलिड है। यस बोन, सर। टीथ, ये सब सॉलिड है। अर्थ क्रस्ट पे मैक्सिमम चीज़ें जो होती हैं वो सॉलिड मात्रा में पाई जाती हैं। लिक्विड पे कौन कौन सी चीज़ें हो सकती हैं? लिक्विड क्या क्या चीज़ हो सकती हैं? लिक्विड हमसे रिलेटेड जो है वो है ब्लड हो गया। पानी तो हमने ऑलरेडी लिख दिया। जो हम शिकंजी बना रहे हैं वो भी लिक्विड है ना। प्लाज्मा होता है ब्लड के अंदर, वो भी लिक्विड होता है, कंटेंट पानी की मात्रा ज़्यादा होती है उसके अंदर, ठीक है। जूस हो गया, वो भी लिक्विड है। पेट्रोल हो गया, ये भी लिक्विड है। और गैसेस में क्या आएगा? गैसेस में नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, ये सब जो हैं वो वेपर की फॉर्म में है और गैस की फॉर्म में है। तो ये सॉलिड लिक्विड गैस के हमने एग्जांपल्स कर लिए। अब इनके कुछ प्रॉपर्टी पढ़नी है हमें, सॉलिड लिक्विड गैसेस की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है हमें। क्या आप सभी को पता है प्रॉपर्टीज़ कितनी हैं और कैसे हैं सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टीज़? सॉलिड लिक्विड गैस की प्रॉपर्टी बताइए। सर पहली प्रॉपर्टी है सॉलिड की फिक्स शेप होती है एंड लिक्विड एंड गैस की नहीं होती। हाँ, ये बहुत सिंपल लगता है कि स्टेट्स ऑफ मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस की हम प्रॉपर्टी फटाफट बता देंगे। यहाँ पर मैं आज यहीं तक कराऊंगा और इसके बाद फिर हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सेकेंड, स्टेट्स ऑफ मैटर, यहाँ लिखते हैं हम सॉलिड, यहाँ पे लिक्विड और यहाँ पे गैस। सिंपली आप कितने डिफरेंस बता सकते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के? 5-6 डिफरेंस तो आपको आसानी से आ जाने चाहिए और आते भी हैं 5-6 डिफरेंस। सबसे पहला डिफरेंस लिखते हैं डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट शेप। और लिक्विड के केस में क्या होगा? Sir, indefinite shape, they take the place of a हाँ, container but has definite volume. इनडेफिनेट शेप, ठीक है। और गैसेस में क्या करेंगे? वो वॉल्यूम का नहीं लिख रहे? हाँ, मैं सेकंड पॉइंट में लिखूंगा उसको, ओह सर, नो डेफिनेट शेप। सर मेरे में तो एक ही में दोनों को करवाया। हाँ, वो कैसे भी लिख सकते हैं। एक्चुअली मैं अलग अलग लिखवा के आपको पॉइंट्स गिनवाऊंगा कितने हो रहे हैं ये, ठीक है। सर मेरे डेफिनेट और डेफिनेट वॉल्यूम को एक ही पॉइंट मानते हुए, हाँ, एक ही पॉइंट मान के लिखा होगा। मानते हुए भी सर मेरे 8 पॉइंट आ रहे हैं। हाँ, डेफिनेट वॉल्यूम, इसमें भी क्या होगा? फिक्स्ड वॉल्यूम। यस सर, डेफिनेट वॉल्यूम। और गैस के केस में क्या होगा? नो फिक्स्ड वॉल्यूम। डेफिनेट वॉल्यूम, यस। नो फिक्स वॉल्यूम क्यों होगा? मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि ये नो फिक्स वॉल्यूम क्यों होगा? सर क्योंकि एयर सर इंक्रीज होती रहती है जितनी और जगह रहती है, तो उनका कोई ऐसे फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं है। उनके बीच में स्पेसेस इतने ज़्यादा होते हैं कि उसमें और भी बहुत सारी चीज़ें, उसके जैसी एयर बहुत सारी अंदर आ सकती है, इसलिए उनका जो है वो फिक्स वॉल्यूम नहीं है। वो स्पेस बहुत ज़्यादा घेर के वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है ना।
सर फिर नेक्स्ट पॉइंट आएगा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। अगर अगर हम हाँ, अगर हम फ्लूइडिटी की बात करें, मैं पहले ये पॉइंट्स लिख लूँ, फिर आपके पॉइंट्स लिखूंगा नीचे, ठीक है। डू नॉट फ्लो, सॉलिड जो हैं वो फ्लूइड की तरह मूव नहीं करते, ये फ्लो नहीं कर सकते, मतलब पानी की तरह बह नहीं सकता। जबकि यहाँ पर ये जो हैं वो फ्लो कर सकते हैं। अब गैसेस में क्या लिखूँ, गैसेस में क्या लिखूँ, गैसेस में क्या लिखूँ, ये फ्लो कर सकते हैं या नहीं कर सकते? यस सर दे कैन आल्सो। इट कैन ऑल्सो फ्लो। सर और जो ये फ्लो, एग्जाम्पलर में आया था कि सर हाँ लिक्विड एंड गैस आर फ्लूइड्स। हाँ, फ्लो, फ्लो वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी, ठीक है। फ्लो वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी, इस वाली प्रॉपर्टी को हम कहते हैं फ्लूइडिटी। ओके, देन fourth point is particles are closely packed, particles are closely packed। तो सर हम इसे एज वैसे भी लिख सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। सर या तो नेग्लिजिबल इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। हाँ, ये भी, particles are closely packed, particles are loosely packed, particles are loosely packed। सर मेरे यहाँ यहाँ पर पे मॉडरेट लिखा हुआ है, मॉडरेट हाँ, इंटरमॉलिक्यूलर। मॉडरेट भी लिख सकते हैं, लूजली भी लिख सकते हैं, ठीक है। मॉडरेट पैक्ड, पार्टिकल्स आर टू लूजली पैक्ड, बहुत लूज पैक होते हैं ये। और सर गैस में मेरे में हाई लिखा हुआ है। हाँ, अभी मैं बोर्ड्स की नोटबुक चेक करने जा रहा हूँ, तो बोर्ड्स की नोटबुक में जो आंसर की दी होती है ना, उस आंसर की से बहुत सारे वेरिएंट बनते हैं हर टीचर के दिमाग में, कि सर इसका आंसर तो ये भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। बच्चे ने लिखा है तो उसको मैं क्या करूँ, नंबर दूँ या नहीं दूँ? जबकि सीबीएसई कहती है जो आंसर की दे रखी है हमने उससे डिफ़र नहीं करना है आपको, क्योंकि डिफ़र होगा तो उसी कॉपी को चेक करने वाले के किसी के 5 नंबर ज़्यादा होंगे, और उसी कॉपी को ही दूसरा आदमी चेक कर रहा है उसके 5 नंबर कम होंगे। क्योंकि हम डिफ़र करके मन से ना सोचें, उसमें लिखा है कि ये मतलब है, तो उससे 1-8% आगे पीछे हम सोच सकते हैं, अन्यथा कुछ और मतलब लिखा हो या कुछ और कहानी लिखी हो तो वो नहीं, उसको मार्क नहीं करना हमें, उसको हमें ज़ीरो देना है या फिर क्रॉस लगा देना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में, ठीक है। पांचवा पॉइंट है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल का मतलब क्या होता है? तो एक ही प्रेसिबल नहीं है। उनको हम प्रेस नहीं कर सकते ना। और यहाँ पर लिटिल कंप्रेसिबल, सो नेग्लिजिबली स्पेस। लिटिल कंप्रेसिबल, और यहाँ पर हाईली कंप्रेसिबल हाईली कंप्रेसिबल। ड्यू टू हाई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। हाँ, हाईली कंप्रेसिबल। अब ये सिर्फ ना प्रॉपर्टी लिख रखी है मैंने, अब इस प्रॉपर्टी में ना रीज़न दे सकते हैं, डेफिनेट शेप क्यों होती है सॉलिड की, लिक्विड की इनडेफिनेट क्यों होती है, और इसकी ऐसे क्यों होती है, वो मतलब आपको ना रीज़न पूछ सकते हैं इसके अंदर, किसी के अंदर क्या हो सकता है। तो ये 5 पॉइंट्स मेरे पास लिखे थे। अब आप बताओ आपके कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा। सर मेरे पास इनकम्प्रेसिबल वाला भी था, वो आपने लिख दिया, और सर नेग्लिजिबल स्पेस वो भी आपने लिख दिया। हाँ, मेरे पास सर एक पॉइंट है जो आपने नहीं लिखा, सर सॉलिड का है, पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी, दे आर फिक्स्ड ऑन देयर पोजीशन। फिर से लिक्विड का मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी, हाँ, दैट इज पार्टिकल्स कैन हैव ब्रोविनियन मोशन, zigzag मोशन, एंड पार्टिकल्स। फिर सर अब गैस का है, पार्टिकल्स हैव टू काइनेटिक एनर्जी एज दे कैन मूव फ्रीली। हाँ। ब्राउनियन मूवमेंट किस में होता है? सर लिक्विड में। क्यों होता है? सर क्योंकि सर वो zigzag मोशन में चलता था, और उसके अंदर सर मॉडरेट स्पेसेस होती हैं। हाँ, मॉडरेट स्पेसेस होती हैं, और जो पार्टिकल्स उसके अंदर मूव कर रहे हैं, जो भी पार्टिकल्स उसके अंदर मूव कर रहे हैं वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, तभी ब्राउनियन मूवमेंट देखने को मिलेगी ना। राइट, लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे तो। हाँ, सर उन्होंने ये भी लिखा है कि
सॉलिड स्टेट में ट्रांसलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन होता है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, समझ गया मैं। ट्रांजिटरी और वाइब्रेटरी मोशन, ट्रेन आ रही है तो उसको आप पहले से ही भाप लेते हैं कि हाँ भाई ट्रेन आ रही है। वो क्यों हो पाएगा? क्योंकि ये वो ट्रांजिटरी मोशन आपको दिखेगा, है ना। अब बताओ अपना वाला पॉइंट। ये 5 पॉइंट तो मैंने लिख लिए इधर, 5 पॉइंट मैंने लिख लिए। अब छठे पॉइंट बताओ आप क्या कह रहे हो, उसको मैं लिख देता हूँ, उसको भी समझा देते हैं। सर पार्टिकल्स हैव लो काइनेटिक एनर्जी। यहाँ दे पर आर, लिख देता हूँ लो काइनेटिक एनर्जी, यस सर। और यहाँ पर मॉडरेट काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. Example particles can have Brownian motion. और यहाँ पर Particles have high kinetic हायर energy. काइनेटिक एनर्जी। Yes, sir. मतलब पार्टिकल्स जो हैं उनमें काइनेटिक एनर्जी की मात्रा अधिक होती है, वो अधिक काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं, प्रेशर ले सकते हैं और मूव कर सकते हैं ना। यही है ना इसका मतलब। Yes, sir. हाँ, तो ये मैंने अब 6 पॉइंट्स लिख दिया आपके। अब 6 पॉइंट्स में ये डेफिनेट शेप का हो गया, वॉल्यूम का हो गया, फ्लूइडिटी का हो गया, पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड। अगर मैं रिजिडिटी एक कहूँ, एक रिजिडिटी एक करेक्टर है, तो रिजिडिटी करेक्टर कहाँ पे आएगा? वो रिजिडिटी करेक्टर, रिजिड। सर वो तो उसमें आ जाएगा ना, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। सॉरी, सर अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स के बीच में आ जाएगा ना वो। हाँ, तो यहाँ पे मैंने अट्रैक्शन वाला डिफरेंस लिखा है। नहीं सर। हाँ बताओ, अट्रैक्शन वाला डिफरेंस क्या तो होगा? स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, सर लिक्विड का मॉडरेट एंड उसका सर लो। हाँ, वेरी स्मॉल, बताओ वेरी स्मॉल। हेलो, यस सर। सर स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लिखना है। बिटवीन पार्टिकल्स। स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल, यस सर। और यहाँ पर मॉडरेट, यस सर। और यहाँ पर लो। यस सर। हाँ, ये 7 पॉइंट हो गए। 7 पॉइंट होने के बाद यहाँ पर आपसे और भी पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं एग्ज़ाम में, जैसे ये 7 पॉइंट्स हो गए। एग्जाम में क्या आएगा? डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑन द बेसिस ऑफ दीज प्रॉपर्टी। दीज प्रॉपर्टी में लिखेगा आपको रिजिडिटी, फ्लूइडिटी, कंप्रेसिबिलिटी, अट्रैक्शन। तो उस अट्रैक्शन, वो जो हेडिंग्स देगा प्रॉपर्टीज़ के, उसके बेस पे आपको सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस बताना होगा। सॉलिड लिक्विड गैस में उसके बेस पे डिफरेंस बताना होगा। तो ऑलमोस्ट हाफ चैप्टर तक मैं पहुंच गया हूं। इसके बाद नेक्स्ट जो आएगा वो आपका आएगा चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर, कुछ एक्सेप्शंस की बात करेंगे और फिर चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर की बात करेंगे। ओके, कुछ एक्सेप्शंस की बात। में एक और डिफरेंस दे रखा है हाँ बताओ। सर, मॉडरेट डेंसिटी एंड हाई डेंसिटी। हाँ, डेंसिटी का डिफरेंस है, ये मैं तब कराता जब आपका क्वेश्चन होता, तब क्वेश्चन में दे रखा है एक 8वां पॉइंट, डेंसिटी। सर उन्होंने फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रखा है कि सॉलिड्स में हाई डेंसिटी क्यों है, क्योंकि लो रेट ऑफ डिफ्यूजन, वुड, टेबल, बॉटल एग्जांपल्स है, और सर ऐसे लिखा हुआ है। हाई डेंसिटी, मॉडरेट डेंसिटी और लो डेंसिटी। यस। हाँ, ये क्वेश्चन में है ना। एक क्वेश्चन में देखो, आप जो पढ़ रहे हो ना वो सब एनसीईआरटी में है, आगे पीछे करके दे रखा है उसको। वो इसलिए दे रखा है क्योंकि उसको पढ़ के समझें तो फिर हम डेवलप होंगे, हमारा माइंडसेट डेवलप होगा। अगर सब कुछ सामने सामने लिखा होगा तो फिर हमारा माइंडसेट उसको पढ़ के उतने तक ही रह जाएगा। वो डेवलप माइंडसेट या सोच आगे वाला बढ़ने वाला नहीं होगा। इसलिए एनसीईआरटी को ज़रूर पढ़ना है। आप पढ़ते हो ना एनसीईआरटी? यस सर। हाँ, एनसीईआरटी जरूर पढ़ना है। एनसीईआरटी पढ़ के ही सर मैं फिर कॉम्पिटिटिव को हाँ, एनसीईआरटी पढ़ के ही कॉम्पिटिटिव में फ़ायदा है। अन्यथा क्या होगा कि आप पढ़ेंगे जब तक तो आपको आएगा, लेकिन सर वो बेस क्लियर नहीं होता। हाँ, लेकिन वो लंबे समय तक नहीं आएगा।
तो ये सर 7-8 पॉइंट्स मैं डेंसिटी का तब बताता, और इसलिए मैंने बताया नहीं अभी, लेकिन ये भी आपने बता दिया तो बहुत बढ़िया, ये पॉइंट भी हमारा कवर हो गया यहाँ पर। सर मेरे को डाउट्स थे हाँ, डाउट्स बहुत बोलो। टाइम के। सर एक्चुअली मेरी मैम ने मेरे को, सर जो मेरी मॉड्यूल है कॉम्पिटिटिव के लिए, हाँ। उसमें से उन्होंने मेरे को कुछ क्वेश्चंस दिए। तो सर उनमें से एक क्वेश्चन था, sponge is combustible yet it is solid, हाँ। explain। तो सर मैंने इसका आंसर लिखा, sponge is solid and yet is combustible in nature, this is because of high intermolecular spaces between the particles of sponge, yet it is solid as there is force of attraction between the particles of sponge, when we press sponge air is expelled from the holes making it compressible। सर तो इसके अंदर, सर इसका आंसर बुक के अंदर लिखा हुआ है, बट सर वो मतलब सर डिफिकल्टी हो रही थी, तो सर इसका कुछ सिंपल वर्ड्स में अगर आंसर बना सकते हैं। इसका है वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज, हम स्पॉन्ज को कंप्रेस कर सकते हैं, बट इट इज़ अ सॉलिड बिकॉज इट्स पोर्स आर फिल्ड विथ एयर। इसके अंदर पोर्स होते हैं जो एयर से फिल्ड हैं, इस कारण से इसे हम कंप्रेस कर सकते हैं, भले ही वो सॉलिड क्यों नहीं है। वन लाइन वी कैन कंप्रेस स्पॉन्ज एज इट्स पोर्स आर फिल्ड विथ एयर बट इट इज़ अ सॉलिड। ओके सर। और सर लास्ट क्वेश्चन सर, रोल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हनी इज ग्रेटर देन द रोल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, व्हाई? इसका मतलब क्या है? रोल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हनी इज ग्रेटर देन रोल ऑफ डिफ्यूजन ऑफ वाटर, इसका मतलब क्या है? सर इसका मतलब सर मेरे को जितना समझ आया उस वक्त पे कि सर जो डिफ्यूजन है उसके अंदर वाटर का रोल क्यों कम होता है, हनी ज़्यादा टाइम क्यों लेता है, और कैसे मतलब हनी ज़्यादा टाइम लेता है घुलने, किसी चीज़ को अपने अंदर घोलने के लिए, एज़ कम्पेयर टू वाटर। यस सर। आप अगर वाटर को और हनी को देखें तो कौन सा विस्कस ज़्यादा है? विस्कस, द वर्ड विस्कस इज़ देयर। विस्कस वर्ड का मतलब क्या है? विस्कस, सर किया था लास्ट ईयर से, मेरे को याद आ रहा है थोड़ा सा, एक मिनट सर। विस्कस होता है पार्टिकल्स के बीच में रेजिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड पार्टिकल्स के बीच में जो रेजिस्टेंस होता है वो आपका हनी में ज़्यादा है और वाटर में कम है, इसलिए वो अपने अंदर किसी भी चीज़ को घुला लेगा, अपने अंदर मतलब किसी भी चीज़ को मिक्स करने में आसानी होगी उसको। और हनी में ये पार्टिकल्स के बीच में स्पेस कम होने के कारण से ये रेजिस्ट करता है कि अपने अंदर किसी को इतनी जल्दी नहीं लेगा एज़ कम्पेयर टू वाटर। इस कारण से ऐसा है कि वो अपने अंदर डिफ्यूज़न उसका आसानी से होगा और इसके अंदर डिफ्यूज़न लेट होगा। सर मैंने तो एक गूगल से थोड़ी सी हेल्प ली थी, और हमने बुक, सर मैम ने कहता है कि बुक से देख के मत लिखना, अलाउड नहीं है, मतलब ऐसे कॉपी करना। तो सर मैंने उसमें एक पॉइंट लिखा था, हनी डिफ्यूजेस क्विकली इन हॉट वाटर। तो सर आप कह रहे हो कि रेजिस्टेंस कम है, तो मतलब हॉट वाटर में रेजिस्टेंस और कम हो जाती है वाटर हाँ, की। हॉट वाटर में और भी कम हो जाएगी तो उसमें और जल्दी घुलेगा। तो सर टायर बिकम्स फ्लैट इजीली ड्यूरिंग समर्स। सेम है, काइनेटिक एनर्जी तो टायर में है ही, और हीट बढ़ने के कारण से उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है, उनके पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस ऑफ अट्रैक्शन है, ये क्या होगा? ये कम हो जाएगा। कम होने के कारण से वो फ्लैट हो जाएंगे। डू गेट द थिंग? मैंने एक चीज लिखी है, देयर इज अ कांस्टेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम व्हेन इट फाइंड्स एन एस्केप रूट। सर मैंने ये तो सी हेल्प लेके लिखा था, तो मतलब सर इसका मतलब क्या हुआ? आपने क्या लिखा है कि कांस्टेंट इंक्रीज इन वॉल्यूम? सर मैंने लिखा टायर बिकम्स फ्लैट इजीली ड्यूरिंग समर्स बिकॉज when the tire heats up so the gas will expand, so there is a constant increase in volume, and when it finds an escape route it will move out, so the volume increases when the temperature does according to the Charles law, this is why the tires become flat। हाँ, वॉल्यूम, अगर आपके पास कोई सॉलिड है, उसको आपने हीट किया तो इसका मतलब है कि वॉल्यूम उसका बढ़ रहा है। Yes, वॉल्यूम sir. बढ़ रहा है तभी तो फ्लैट भी हो रहा है।
और जब Yes. फ्लैट हो रहा है तो अंदर जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं पे अगर उसको स्पेस मिलेगी तो वो बाहर आएगा, Yes, sir. बाहर आएगा तो फिर पंचर होगा। इसलिए गर्मियों में ज़्यादा पंचर होते हैं और सर्दियों में नहीं होते, कम होते हैं। Yes. ठीक है, Okay, sir. सो यहाँ तक मैंने आपको करा दिया। अब आगे जो हम पढ़ेंगे वो चेंज इन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ेंगे। कुछ एक्सेप्शन, ये स्पॉन्ज वाला और भी कुछ एक्सेप्शंस हैं, वो मैं आपको बताऊंगा, फिर आगे हम उसको कंटिन्यू करेंगे ना। और आंसर सॉरी सर, मेरे को इतने सारे डाउट्स है सर, क्योंकि वो मेरा कल पेपर है सर इसका कॉम्पिटिटिव का। कब है? सर कल इसी यही सर मेरा सर चार्ल्स लॉ सर, मतलब मेरा ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन भी आ रहा है कल, इसलिए सर मैंने सोचा कि आपके साथ साथ मेरी रिवीजन हो जाएगी, हाँ, इसलिए मैं फिर डाउट। मैं एक सेकंड, एक कॉल आ रही है, उसको उठाता हूँ जरा। हाँ, तो आपको क्लियर हो गया ना अब ये? यस सर।